लाहौर जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, बसने वाले लोग भी आप लोगों से ज़रूर जनाब खुश होंगे, आपके मिजाज से, आपकी शख्सियत से, आपके ज़ात से जो है वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और खुश भी होंगे। लेकिन जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर किसी नसीहत के साथ, किसी अच्छी बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जिससे कोई ना कोई मैसेज हमें मिले। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, आप लोग भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं भी अपने घर में वही चीज़ें कर रही होती हूँ। ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जा सकता है अगर हम गौर करें तो। एक तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें OCD होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, और एक तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई है वो उसी में खुशबाश रहते हैं। OCD क्या होती है? OCD होती है जिनमें ये चीज़ पाई जाती है कि जनाब अगर ये पेपर्स अगर ऑर्गेनाइज नहीं हैं या अगर ये पेन मैंने यहाँ रख दिया है, अगर उनमें OCD है तो वो ये देखेंगे कि ये किस जगह पर पड़े हुए हैं। बहुत से लोग आपको इर्द गिर्द ऐसे मिलेंगे कि अगर ये कप है, कप का थोड़ा सा अगर वो अपनी जगह से हिला हुआ है तो उन्हें बेचैनी होगी और वो कहेंगे कि नहीं, ये अपनी जगह पर ज़रूर आए। इसी तरह वो जब अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कोई चीज़ कर रहे होते हैं, अपने घर में मुँह हाथ धो रहे हैं या अपना टॉवल यूज़ कर रहे हैं या अपनी बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। और क्योंकि उन्हें OCD होती है, उनका ये होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड हो के वैसी ही पड़ी हो जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते भी हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे भी लोग होते हैं जनाब के जो लोग ख्याल नहीं रखते हैं, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं। आपने बहुत से लोग देखा होगा वॉशरूम्स जाते हैं और वॉशरूम में या तो पहले साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, और अगर धोएंगे भी तो वो सिर्फ जान छुड़वाने वाली बात करेंगे और उन्हें फिर उसके बाद ये एहसास नहीं होता कि जनाब वो किस किस्म के जर्म्स जो है उनके खाने के ज़रिए उनके पेट में जाकर उनकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं। और ये उनके लिए तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह एक घर में बहुत से लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। या हॉस्टल्स में आप देख लें कि बॉयज़ हॉस्टल में भी लोग रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में भी लोग रहते हैं, तो एक ही टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं। एक ही टॉवल यूज़ करने से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं, इसलिए अपना अपना टॉवल यूज़ करें। इसी तरह कुछ लोग दांत साफ़ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया भी है और बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है कि जिसकी वजह से जब वो बाहर किसी से बात कर रहे होते हैं ना तो बड़ा ही बुरा इम्प्रेशन पड़ता है किसी के ऊपर कि आपने बेशक दांत साफ़ किए हो, बहुत से लोगों से वैसी ही स्मेल आ रही होती है, किसी के मुंह से कोई आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, गम्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है कि जब आप किसी से बात करते हैं आपका सांस जब बाहर आता है तो वो स्मेल के साथ आता है, स्मेल अगले को जो है वो फील होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ब्रश आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करना है, उसके बाद आप डॉक्टर से अगर रुजू करें तो ये भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ नाखूनों का ख्याल नहीं रखते हैं लोग कि पैरों के नाखून और जो हाथों के नाखून है ना वो साफ़ नहीं होते हैं, जिनमें कभी कभी मिट्टी फंसी हुई होती है और उसकी वजह से जर्म्स आपको पता है कि आपके मुंह में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाथों से ये चीज़ें या खाना खाना होता है तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आपको लग सकती हैं। या बहुत से लोग सोते वक्त आप अपना बिस्तर क्यों नहीं साफ़ करते, आप उसको झाड़ लें, वो भी नहीं करते। ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे आसपास या हम लोग नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं हम करते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाइजीन का ख्याल रखना होता है जिससे आपकी शख्सियत मज़ीद उभर जाती है, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी डायरेक्ट जो शख्सियत है ना वो मुतासर होती है। तो अगर आपने किसी को मुतासर करना है या आपको ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जनाब हमारी जो हाइजीन है वो प्रॉपर है या नहीं है। हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमारे बाल अच्छे से बने हों, हमने कपड़े अच्छे पहने हो, बेशक अच्छे नहीं पहने हुए लेकिन आपने उनको इस्त्री करके पहना हो, आप पे अच्छे लग रहे हो, आपने जूता अपना साफ़ करके रखा हो वो पहन के जाएं। साथ ही साथ एक अच्छी सी परफ्यूम का इस्तेमाल कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ही ब्रांडेड परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। आप सिंपल कोई
दूसरे ब्रांड की भी, कोई लोअर ब्रांड की भी आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं जिससे आपसे अच्छी खुशबू आए और लोग आपसे पीछे ना हों कि आपके पास से स्मेल आ रही है। और दूसरा जो माउथ रिफ्रेशनर्स भी मिलते हैं जिससे आप अपने जो बैड ब्रेथ है उसका भी हल ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ चीदा सी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपकी शख्सियत को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें शायद इस पे बात करना शायद बनता नहीं है या इतना मैटर नहीं करता, बट ये करती हैं, ये मैटर करती हैं। इसलिए अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है तो ये इन चीज़ों पर ज़रूर आप लोग भी ध्यान दें। तो ये आज का पैगाम था, कुछ चीज़ें थी हाइजीन्स के हवाले से कि आपने किस तरह इनको बेहतर करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं बनाओ संगार के हवाले से, क्योंकि सजना संवरना हम सबका एक बुनियादी सा हक भी है और हमें सजना संवरना सूट भी करता है ख़वातीन को ख़ास तौर पर। तो आज हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि जनाब गर्मियाँ हैं, मानसून का मौसम है और इस मौसम में आपने ख़ुद को किस तरह फ्रेश भी रखना है, अपने मेकअप का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और किस तरह का मेकअप करना है। मेकअप ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं आजकल, न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसको भी देखें वो कहते हैं जी हमने न्यूड मेकअप किया है। तो न्यूड मेकअप क्या है, इसके साथ साथ क्योंकि बहुत से लोग हैं उनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और ये वाला मौसम है जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके चेहरे के ऊपर। तो इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, अपने हम स्किन को किस तरह पैम्पर कर सकते हैं मेकअप करने से पहले। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आज हमने जाननी है। इन स्टूडियोज़ में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमारा शहजाद ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तमाम तर चीज़ों के हवाले से। अमारा आपको वेलकम कहती हूँ जागल हार में, कैसी हैं आप? अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कि स्किन के लिए ऑयली स्किन होती है या ड्राई स्किन, उसके लिए ये होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उसे सबसे पहले आपकी स्किन का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन क्लाइंट की कैसी है। ठीक है, तो फिर उसकी स्किन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जैसे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं, ड्राई है ड्राई के अकॉर्डिंग, अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर सेंसिटिव है तो सेंसिटिव। मतलब कि हमारी स्किन की जो 4 टाइप्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए बेसिक, और वो उससे पहले आप लोग कंसल्ट कर लेते हैं बिल्कुल, हम अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है, कि आपकी स्किन किस टाइप की है। ऑलमोस्ट 90% क्लाइंट्स को तो अपनी स्किन का आइडिया होता है कि उनकी स्किन कैसी है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं आइडिया होता, वो फिर हम खुद से भी चेक कर लेते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मली उस पर टिश्यू टैप करके भी चेक कर सकते हो। थोड़ा सा टिश्यू जो है आपका वो फील हो जाएगा कि ऑयली स्किन है। और ड्राई स्किन तो वैसे ही फील हो रही होती है कि वो ड्राई है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो पैचेस आपसे बन जाते हैं, ड्राई पैचेस। तो पहले ऐसे होता था कि मेकअप्स का ये था कि क्लाइंट आया, हमने बिठाया सीट पे, उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। सही। अब ये चीज़ है कि सबसे पहले कंसल्टेशन करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए। ठीक है, उसमें ये कहते हैं हम स्किन को प्रेप कराते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू स्किन। प्रेप करवाने के बाद जब वो मेकअप चेयर पे आती हैं, हम उनकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेटिंग सीरम लगाते हैं। उसमें ये हाइड्रेटिंग सीरम लगा के उसके बाद हम आईज के नीचे सेपरेटली आई क्रीम लगाते हैं। पहले ये होता था आई क्रीम वगैरह नहीं लगाते थे, क्लाइंट्स कहते थे हमारी आईज के नीचे लाइंस आ रही हैं। एग्जैक्टली, हाँ, तो मेकअप के बाद बड़ा बुरा सा लगता है, केकी सा हो जाता है और लाइंस आना शुरू हो जाती है। अब हम जो स्किन जो है उसको हम लोग पहले प्रेप करते हैं, देन उसके बाद स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट करके आइस क्रीम लगाते हैं। उसके बाद हम स्किन को रिफ्रेशिंग स्प्रे करते हैं। स्प्रे के बाद 5 मिनट की रेस्ट दे के देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आई बैग्स होते हैं, वो उसकी वजह से भी बड़े टेंस होते हैं कि मेकअप करवाया है, अब आई बैग्स और प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो मुझे किसी का तो आइडिया नहीं, मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। तो मैं जो मुझे इस तरह के क्लाइंट्स लग रहे होते हैं, या देखें कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हुई होती, वो भी बहुत टाइट होते हैं अपने इवेंट की वजह से, तो मैं उनकी आईज के नीचे आई बैग्स लगा देती हूँ। मास्क कितने अच्छे आजकल जेल मास्क मिलते हैं आपको, आप वो लगा दें। उसके बाद आप आई मेकअप करें, उसके बाद आप प्राइमर करके देन आप फाउंडेशन की तरफ जाएं। और फाउंडेशन की सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब समटाइम ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं हमें फेयर बना दें, बस आप अभी भी ये है कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि हमारी जो स्किन टोन है वो लाइटर होनी चाहिए, अभी भी चिट्टा गोरा रंग चाहिए लोगों को।
जाहिर बात है कंपटीशन होता है कजन्स में, फैमिली में। अच्छा। अगर कोई चिट्टा हो तो वो कहता है कि मैं भी फुल चिट्टा होके जाऊँ। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे ये होता है कि कुछ टाइम के बाद उनकी जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाती है। हाँ। और यहाँ फिर ये होता अच्छा, है ये कि इस वजह से है कि आप अपनी कलर कॉम्बिनेशन की जो बिल्कुल, फाउंडेशन है वो यूज नहीं आप कर रहे अपने होते। कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं करते तो आपकी फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो जाती है। ओह। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती बिल्कुल है। ऑक्सीडाइज होती है। आपकी कलर जो कलेक्शन है स्टिक्स की, वो कलर्स की जो भी आप फाउंडेशन यूज करते हो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब और अगर कोई कहता है कि नहीं हम बेशक डार्क हैं आप हमें फिर भी फेयर में रखें, फिर हमें टोन टू टोन जाना चाहिए। अच्छा। उसमें आप क्लाइंट को बताएं कि आपकी फाउंडेशन फिर थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। ओके। मतलब हम टोन टू टोन उसको उठाएंगे फिर। मतलब ये नहीं करेंगे कि अगर वो कह रहा है कि डार्क कंप्लेक्शन है जी मुझे फेयर चाहिए, बिल्कुल ही फेयर तो आप उस पर डायरेक्ट से फेयर फाउंडेशन लगा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप टोन टू टोन लेके जाएंगे उसको। मतलब पहले वो जो कंसील किया जाएगा और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं जो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं एक ब्राइडल लुक देने के लिए। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए, आजकल न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा मुझे सुनने में आ रहा है। हर कोई कह रहा है हमने न्यूड मेकअप किया है, न्यूड मेकअप किया है। न्यूड मेकअप है क्या हमारा, और क्या उसमें कुछ चीज़ कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होती या होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती? नहीं, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यूज़ होती हैं। अच्छा। लेकिन ये होता है कि वही बात आ गई, फाउंडेशन जो है वो आपकी कलर करेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा। वो फिर ऑटोमेटिकली आपको न्यूड लुक देगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आइज़ पे। आइज़ पे आजकल थोड़े सेटल से शेड चल रहे हैं ब्राउन्स में, और अगर कोई शिमर में जाना भी चाहता है लिटिल बिट, उसमें ये करते हैं हम शिमर भी लाइट ब्राउन सा यूज करते हैं, मतलब अच्छा। कि एंटीक कलर का। ओके। ठीक है, गोल्डन नहीं लगा देते, जैसे बहुत ज्यादा पहले गोल्डन आइज चलती है लिटिल वाली, अब वो नहीं चलती। और अगर लाइनर लगाते हैं तो लाइनर को भी मर्ज कर दिया जाता अच्छा। है। ठीक है, और बाकी लिपस्टिक न्यूड चलती है, ब्लश ऑन वगैरह जो है वो पिंक पीच में, वही आपके, क्योंकि देखिए ब्लश ऑन हमें पिंक इसलिए करना पड़ता है कि आप जब सारा मेकअप न्यूड में कर रहे हो देंगे, हाँ। तो एटलीस्ट आपका जो ब्लश ऑन है वो आपको फ्रेश लुक दे, अदरवाइज आप बिल्कुल डल हो जाओगे। लेकिन ये मुझे बताइए कि अगर ब्राइड्स में है या आम रूटीन में भी हम रेडी हो रहे हैं, हमने एक इवेंट पे जाना है, बिकॉज आगे जो है वो इवेंट्स का होने वाला है शुरू, शादी सीजन शुरू होने वाला है सितंबर में, तो मुझे बताइए कि अगर हमने हैवी मेकअप कर लिया है अपनी आईज पे, तो क्या हमारी जो लिपस्टिक है वो न्यूड होनी चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए? एग्जैक्टली ये तो होता है कि अगर आई मेकअप आपका डार्क है, और हम भी जब क्लाइंट का मेकअप स्टार्ट करते हैं हम उससे पूछते हैं कि आपको लिप कलर कैसा चाहिए, आपको फाउंडेशन कैसी चाहिए, आप फेयर में जाना चाह रही हैं, ये भी सारी हम कंसल्टेशन करते हैं। और अगर आई मेकअप आपको ज़्यादा हैवी चाहिए, प्रोमिनेंट चाहिए, फिर लिप कलर आपका न्यूड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट से, डिस्कस पहले ही की जाती हैं। अच्छा, जो ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उन्हें किस तरह का मेकअप ट्रेंड जो है वो लेकर चल सकती हैं, किस तरह का मेकअप कर सकती हैं वो? जो ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं उन्हें मेरे ख्याल में कोई अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद लाइट सी फाउंडेशन जस्ट 1 ड्रॉप करके उसके ऊपर कोई टिंट यूज़ कर लें और मस्कारा यूज़ कर लें, इतना मेकअप इनफ है उनके लिए। अच्छा। अगर वो कहती हैं कि नहीं हम डेली पूरी फाउंडेशन बेस बनाएं, तो वो फिर उन्हें ज़्यादा केयर भी करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर हम डेली बेस पे मेकअप करते हैं तो फिर हमें रात को अपनी नाइट में मतलब केयर भी करनी चाहिए, उसको क्लिनजिंग करनी चाहिए अपनी स्किन को, उसके बाद मॉइस्चराइज करना चाहिए अपनी स्किन को। ये तो नहीं कि हम मेकअप करते जाएं, वो तो फिर हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। एग्जैक्टली। अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, स्किन के साथ साथ बालों का भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज उनके साथ भी हम बड़ा जुल्म करते हैं। रोज़ स्ट्रेटिंग कर रहे हैं, रोज़ ब्लो ड्राई करा रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग हो रही है। अच्छा, हेयर स्टाइल्स के हवाले से हमें हमारा बताइए कि कौन कौन से हेयर स्टाइल्स जो हैं वो इस वक्त ट्रेंडिंग हैं? हेयर स्टाइल्स ये था, आजकल बालों में स्टोन्स बहुत लग रहे हैं, आपने देखा होगा। हम लोगों ने वलीमा ब्राइड्स जो आती हैं, हाँ। उनके हेयर में भी आजकल हम स्टोन्स लगा रहे हैं। पार्टी वेयर में भी गर्ल्स अगर हाइपोनी कराती हैं तो साइड पे स्टोन्स इन है आजकल। मतलब अगर आपका मेकअप न्यूड हो गया, ड्रेस हैवी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने बालों को थोड़ा सा शाइनी कर दिया ना, तो ये चीज़ें इन है। मतलब पोनी टेल जो है वो आजकल चल रही है। पोनी टेल के साथ आप साइड पे स्टोन्स लगा लें। फेस लुक भी देखनी है ना आपने कि फेस की आपकी लुक्स क्या है, उस पे पोनी अच्छी लग रही है। अगर ओपन में भी है तो वन साइड में आप पैक करती हैं तो वन साइड पे स्टोन्स कर लें कुछ। अच्छा। या जैसे अगर ब्राइड का तो सर पे दुपट्टा आ जाता है, तो जो आगे उसके बाल कर्ल्स हुए होते हैं उस पे आप
स्प्रेड कर सकती हैं स्टोन्स अच्छा। को, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने आगे से अब इसको आई डोंट नो कि क्या कहते हैं, ये आप ही हमें बताएंगे, ये भी बहुत आजकल चल रहा है, और ये किस किस फेस कट पे जो है वो किया जा सकता है? ये फेस फ्रेमिंग में आ जाता है, और इसके लिए ये कि जो आपके बैंग्स हैं ना वो थोड़े से लॉन्ग होने चाहिए, मतलब चिन तक एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, कुछ हमारे फेस फ्रेमिंग कहा जाता है हाँ जी, इसको। फेस फ्रेमिंग कहा जाता है। तो फेस है। फ्रेमिंग में मस्ट आप ये चीज़ देखें कि जो आपके बैंग्स की लेंथ है ओके। वो एटलीस्ट आपके फेस को कवर करती हो। ठीक है। समटाइम हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हमें फेस फ्रेमिंग आप कर दें, लेकिन उनके कर्टन बैंग्स होते हैं जो कि आई एरिया तक आ रहे होते हैं। ठीक है। आई एरिया तक आप देखें, अगर फ्रंट से आप गोल्डन स्टैंड कर देंगे वो कितनी वो चीप बहुत आपकी, बुरे मतलब एक लगेंगे। अच्छी लुक ही नहीं आएगी आपकी ना। तो इस वजह से फेस फ्रेमिंग का पर्पस देखें, उसका नाम क्यों फेस फ्रेमिंग रखा गया है, कि वो जो लेंथ है आपके हेयर की वो आपके फेस को कवर करे। ओके। ठीक है, तो जैसे आपकी हाइलाइट्स कराए हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया है, 6-8 मंथ्स हो गए हैं, अब दोबारा से आपका दिल नहीं कर रहा कि आप पूरे बालों को हाईलाइट करें। हाँ। मतलब डैमेज भी हो जाते हैं रूटीन में आपके बाल कलर हो के, तो आप जस्ट फ्रंट से करके अपनी लुक चेंज कर सकती हैं इवेंट्स वगैरह के लिए। तो ये मतलब अगर आपने पूरे बालों को डैमेज नहीं कराना है, हाइलाइट्स या स्ट्रीक्स नहीं करवानी है, तो आप आगे से सिर्फ ये बैंग्स जो है वो कटवा के और उसके ऊपर ये करवा सकते हैं। और ये हर जो है वो चेहरे पर या जितना भी जिसका भी चेहरा है, फेस कट है, उस पे हर फेस पे सूट कर जाते हैं, स्लिम वाले पे भी, हेल्दी वाले पे भी सूट कर जाएंगे। लेकिन ये कि इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको मेंटेन करना पड़ता है। देखें बिल्कुल फ्रंट फेस पे आपके आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको मेकअप करके रखना पड़ता है। मतलब अच्छा। ये नहीं होगा कि यहाँ अगर आपका कम्प्लेक्शन फेयर है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर वैसे ही आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा। लेकिन जो थोड़ा सा नॉर्मल कम्प्लेक्शन या डल में जाती हैं उनको फिर अपनी स्किन को साथ थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, वरना हर कोई नहीं कहेगा कि आपने ये क्या करवा लिया। तो ये चीज़, लेकिन ये क्या ये करवाने के लिए आपको बाकी बालों को भी डाई करना ज़रूरी है? मतलब कौन सा कलर कराना चाहिए? जैसे अब आपने पीछे ब्राउन कलर है और आगे आपका गोल्डन कलर आ रहा है, बिकॉज अब बहुत से लोग जिनका जेट ब्लैक कलर के बाल होते हैं, क्या वो करा सकते हैं या उन्हें भी फिर कलर चेंज कराना पड़ेगा अपने बालों का? डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। फंकी स्टैंड्स में भी जा सकते हैं, जैसे टीन एजेस गर्ल्स होती हैं वो मतलब कि वॉलेट रेड, ब्लू, मतलब इस तरह के फंकी शेड भी करा सकती हैं फेस फ्रेमिंग में। उसके अलावा अगर जैसे मैंने अब कराया हुआ था, मेरा ये कलर जो था ये ऐश में था, अभी थोड़ा सा फेड हो गया, जाहिर बात है ये आपका आफ्टर 1 मंथ फेड हो जाता है, फिर आपको इसकी ग्लॉसिंग लेनी पड़ती है। इसमें आप कोई भी कलर करा सकते हो। और बालियाज भी चल रहा है आजकल। बालियाज आजकल काफ़ी इन है। उसके अलावा कैलिफोर्निया हाइलाइट्स बहुत चल रही हैं। कैलिफोर्निया हाइलाइट्स जो है वो थोड़ी सी ब्लेंडिंग में आ जाती हैं। अच्छा। और बालियाज थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन आजकल बालियाज में भी फ्रेंच बालियाज इन है। फ्रेंच बालियाज इसलिए इन है क्योंकि वो थोड़ा सा फेस को कवर करता हुआ जाता है। अच्छा। जो पहले था वो डिप डाई चलता था, नीचे नीचे एंड्स पे बालियाज चलता था, तो अगर क्लाइंट बाल पैक करता था तो वो फ्रंट से नजर नहीं आते थे। अब ये है कि वो फ्रंट से नजर आने के लिए फ्रेंच बालियाज कर देते हैं। अच्छा। कि फ्रंट फेस भी आपका कवर करता है, बस ये बैक साइड पे आपके नहीं होता, एंड्स पे भी होता है, फ्रंट पे भी होता है। मतलब डिफरेंट जो है वो फैशन ट्रेंड्स हैं और टेक्निक्स हैं वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो आप करवा सकती हैं सैलून पे जाके या किसी भी एक्सपर्ट से। और घर पे इस तरह का कोई भी तजुर्बा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने साथ, बिकॉज हमारे बाल बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े नाजुक से होते हैं, और अगर ये जल भी जाते हैं, अगर ज़्यादा ब्लीच आप यूज़ कर रहे हैं या इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका भी ख़ास करके ख्याल रखना है। अच्छा, मुझे बताइए कि बहुत से लोग जब आपके पास आते होंगे तो कोई रेफरेंस पिक्चर लेकर आते होंगे कि हमें इस तरह की ब्राइड बनना है, तो उनको किस तरह कन्विंस करती हैं कि मतलब अगर एक एक्ट्रेस की वो पिक्चर ले आए हैं कि हमें इस तरह की बनना है, लेकिन उनके फीचर्स अलग हैं, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो अलग है, तो वो उनको कन्विंस करना मुश्किल होता है आपके लिए या मान जाती हैं इजीली? आजकल तो वैसे ये कम ही होता है कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा अपने फेस के अकॉर्डिंग पिक्चर ना लेके आए। मतलब ज़्यादातर जो लड़कियां लेके आती हैं पिक्चर्स वो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही लेके आई होती है। मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों को। ओके। पहले ये था एक दौर, आज से अगर 10 साल पीछे जाएं तो कोई ऐश्वर्या राय की पिक्चर लेके आ जाता था मेरे पास, और आप बिलीव करें वो ऐश्वर्या राय क्या पता नहीं, अब कहना तो नहीं चाहिए किसी को, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहती थी कि मुझे बिल्कुल ऐश्वर्या राय बना है, मुझे ऐश्वर्या राय ही बनना है। अच्छा। तो लेकिन अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है क्लाइंट्स को, अब तो हर लड़की जो है वो मतलब उसे नॉलेज होता है कि मैंने क्या होता है कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा। और अगर कोई ऐसा आ भी जाता है तो हम उसको गाइड कर देते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जाहिर बता हम एक ब्यूटिशियन के पास आए हैं, जाहिर बता उनको ट्रस्ट है तो वो हमारे पास आए हैं ना अपने मेन डे के लिए, तो वो एग्री हो जाते हैं इसीलिए।
उनके लिए एग्री होना, उनके लिए, और जो उनके साथ ब्राइड मेड्स होती हैं, आजकल मैं देख रही हूँ कि दोनों में पता ही नहीं चल रहा होता, बहुत सी ब्राइड मेड्स और ब्राइडल जो है वो एक ही जैसी लग रही होती है। तो उन्हें क्या आप सजेशन देंगी कि जो ब्राइड मेड्स हैं उनका किस तरह का मेकअप होना चाहिए, ना लगे कि ब्राइड भी वैसी ही है और ब्राइड मेड्स या उसकी बहनें जो हैं वो भी वैसी ही लग रही है? बस कुछ लोगों में ये होता है कि नहीं भी, हम मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन्स आते हैं कि जो कहते हैं कि ये जो ब्राइड है ना, हम ब्राइड से भी अच्छे लगें। मतलब वो होता है ना आपकी, अब उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन वैसे जो साथ ब्राइडमेड्स होती हैं उन लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट लुक में जाना चाहिए, क्योंकि देखें इतना हैवी करके अच्छी लुक भी नहीं आती। आप खुद भी ओवर लग रहे होते हैं, आपने कौन सा स्टेज पे बैठना होता है। ऑब्वियसली आपकी कौन सी शादी है भैया? ब्राइड की शादी है। जब आपका टाइम होगा आप भी हो जाए रेडी, अगर आपका टाइम गुजर चुका है तो तब भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ब्राइड्स का मैंने आजकल देखा है कि बहुत स्लीक बन में और स्लीक लुक में आजकल बारात का जो एक तो मेकअप तो है, लेकिन जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा है। क्या वो हर किसी को सूट करता है हमारा? वो देखिए उसमें जो स्लीक लुक है ना वो हर किसी को सूट नहीं करती, एक बात, और दूसरा ये उसमें आपकी ज्वेलरी बहुत काउंट करती है। अच्छा, अब देखिए, आप छोटी सी बिंदिया ले आएंगे और स्लीक लुक आप कहेंगे मेरी बना दो, तो कितनी बुरी लगेगी। इसमें थोड़ी सी ज्वेलरी हैवी होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब आपके फेस पे स्लीक लुक अच्छी तभी लगेगी जब आपकी ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी होगी। अगर आपकी ज्वेलरी बहुत लाइट होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी अगर आपका फेस हेल्दी है तब भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उस टाइम पे, जब मेकअप हो जाता है तब हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि इन पे हेयर स्टाइल कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, किस तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का मेकअप आपका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और ने वो स्लीक लुक रखी हुई है या उस तरह का मेकअप किया है तो वो आप पर भी अच्छा लगे, बिकॉज आपके फीचर्स और होते हैं, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन और होता है, आपका फेस कट और होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। हमारे साथ हमारा शहजाद ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद है। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें दे के जा रही है मेकअप के हवाले से, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। और लाहौर शहर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत का सामना है, और शहर में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाख अफराद की ज़रूरत ही सिर्फ पूरी करती हैं। और शहर में मौजूद मैस ट्रांजिट का निज़ाम इंतहाई महदूद हो चुका है, क्योंकि मुख्तसर फासले पर सफ़र के लिए निजी गाड़ियाँ, यहाँ पर मोटरसाइकिलों के बाद चिंची रिक्शे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक सवारी भी है, जो 2 से 3 किलोमीटर सफ़र का 40 से 60 रुपए तक किराया ले लेते हैं। और अगर आपने ऑटो रिक्शे में इतना ही सफ़र करना है तो आपका जो किराया है वो आराम से 200 से 300 रुपये होगा, जबकि ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए अगर आप टैक्सी मंगवाते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा आपको किराया अदा करना पड़ सकता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त शहर में चिंची रिक्शों की तादाद 90,000 के करीब है और ऑटो रिक्शों की तादाद करीबन 70,000 है, और जिन पर रोज़ाना 20 से 25 लाख जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। और शहर की 20 से 25% आबादी ज़ाती गाड़ियाँ यहाँ पर मोटरसाइकिलों पर सफ़र कर रही होती है, जबकि हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मरतबा अपने लिए नई से नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, मगर ज़रा शर्मिंदगी का सामना उन्हें नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने कभी किया है कि जनाब के लोगों के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करने, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में अवाम के मफाद के लिए कौन कौन सी नई बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल हुई हैं वो हमारे सामने ही है। इलेक्ट्रिक बसेस का हमने सुना कि वो आ रही हैं, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आई है कि इलेक्ट्रिक बसेस का कोई जो प्लान है उसमें थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लिया हो, या हमें पता चले कि वो ख़रीदी गई हैं या आ रही हैं, कब आ रही हैं, कोई डेट ही हमें दे दी जाए। या दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही आप हाल देख लें कि LTC बसेस जो है वो भी बंद कर दी गई थी, कि आवाम के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा ना, सिर्फ अपनी नई गाड़ियों के लिए ये सब सोचते हैं हुकूमती ओहदेदारान की तरफ ही आप देख लें। तो आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक बसेस और इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनका क्या फ्यूचर है, क्या वो आने को है या नहीं है, ये उसके ख्वाब हम अब देखना छोड़ ही दें। ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं।
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल हमारे सामने है, क्या है मतलब एलटीसी बसेस भी बंद कर दी गई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका होता है, बसेस की सूरत हाल हमारे सामने होती है, कोई हालत नहीं है उनकी। इलेक्ट्रिक बसेस का भी सुनते आ रहे हैं, सदियां बीत गई हैं, आपके साथ ही हम भी सुनते थे कि इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, बसेस आ रही है, कोई नामो निशान नहीं है इलेक्ट्रिक बसेस का। क्या फ्यूचर है इनका? जितनी तफसील से आपने ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, तो आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। आपने एक कहा कि 5 सालों में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे चलाई गई, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि कोई एक नई बस भी नहीं चलाई गई प्राइवेट सेक्टर की तरफ से या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। कुछ पहले इसके फैक्ट्स और फिगर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मसाइल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, 5 सालों में पब्लिक के हवाले से कोई नहीं सोचा गया, कोई एक बस नहीं आई है, लेकिन गाड़ियां दूसरी तरफ जो माशाल्लाह के वहां पर तो नई से नई, कोई भी नया अगर मॉडल आ रहा है तो वहां पे गाड़ी खरीदी जा रही है, कोई शक नहीं है। और एक दिन मैं एक रिसर्च कर रहा था कि पंजाब का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसने गुज़िश्ता 5 सालों में नई गाड़ियां ना खरीदी हों अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, लेकिन आवाम के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। ये एक अटल हकीकत है, चाहे जितना मर्जी इससे ये भागने की कोशिश करें, ये भाग नहीं सकते। ये रोज़े रोशन की तरह आया है, ये सबको नज़र आ रहा है कि सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी नई गाड़ियों पे घूम रहे हैं और अवाम ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनमें धक्के खाने पे मजबूर हैं। अब इस वक्त जिस तरह आपने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 25 लाख आबादी जो लाहौर की नई मरदमशुमारी के मुताबिक है, अब इसमें एक ट्रैफिक काउंट सर्वे और पैसेंजर सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक शहर लाहौर में रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 27 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। जिनको ज़रूरत है और उनको आप कोई भी मीडियम दे सफ़र करने के लिए, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना ही करना है। आपने जिस तरह हवाला दिया कि 90,000 ये गैर कानूनी जो रिक्शा हैं ये चल रहे हैं। इस वक्त लाहौर के कुल 53 रूट्स हैं जिसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। कोई एक भी रूट फंक्शनल नहीं है, किसी एक भी रूट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल कहाँ पे रही है? अली टाउन से लेके डेरा गुजरा ऑरेंज ट्रेन, शादरा से लेके गजूमता मेट्रो बस और मेट्रो बस के फीडर रूट्स के ऊपर, इसके अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। 2017 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 2018 में बंद कर दिया गया था और उसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फाल नहीं हो सकी। उसके बाद मजीद मैंने आपको कहा कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर कर लेते हैं उनके लिए जिनको ये समझने में मुश्किल है कि उन्हीं की रिपोर्ट्स ही बता रहा हूँ। इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि 53 रूट्स हैं, उनके ऊपर कुल 1800 बसों की ज़रूरत है, खा वो इलेक्ट्रिक हों, हाइब्रिड हों, डीजल बसेज हों, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ चले जाए, वो बसेज होनी चाहिए। 1800 मिनिमम बसेज हैं कि उनको रूट के ऊपर लाया जाए तो लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल सकती है। जिन इलेक्ट्रिक बसों का बार बार तज़किरा किया जा रहा है, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो PC1 बनाया गया उसमें कहा गया कि हमें फौरी तौर पे 26 बसें खरीद के दे दें। अच्छा, फौरी तौर पे 26 बसें खरीद के देने। लाहौर में इस वक्त जो मुसाफिर हैं उनको बड़ी ज़रूरत है बसों में सफ़र करने की। आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 1800 बसें मिनिमम चाहिए हमें, और आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि हमें 26 बसें खरीद के दे दें। खुदारा होश के नाखुन लें, आपके दिमाग नहीं चलते? आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखें जी वो हमने 27 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फराहम करनी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी 26 बसें दे दें। वो डोरेमोन है, छोटे छोटे हैं बच्चे हैं, उनको कहाँ पे बिठाना है यार? आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और मैं मुनीबा आपको बताऊं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जो उनके CEO हैं, ये बात उन्होंने मुझे बताई है कि जैन हमने 26 बसें उनका हमने तकाजा किया है कि फौरी तौर पे हमें ले दें। तो मैंने उनको भी कहा कि मैंने कहा अपने इंसानों को बिठाना है या डोरेमोन को बिठाना है? वो कीड़ियां। उन्होंने फिर क्या जवाब दिया? वो जी पहले हम ये खरीद लेंगे, उसके बाद फिर अगली आती रहेंगी। ये हम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई काम कर भी रही है। पहले लाहौर थी, अब उसको लाहौर की जगह पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कर दिया गया है। मतलब लाहौर का तो जो वो कह लें आप इंफ्रास्ट्रक्चर या बसेस का जो वो पूरा तयन कर ले कितनी हमें चाहिए, फिर आप पंजाब को केटर कर सकते हैं ना। देखें जी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ और वो खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। जब ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में कन्वर्ट हुई, इनकी जुरिस्डिक्शन का इजाफा किया गया,
तो उसके बाद लाहौर के अलावा अभी तक 4 सालों में ये किसी और जगह पे अपना ऑफिस तो बना नहीं सके। अच्छा। तो इन्होंने जो बसेज हैं या जो रेगुलेशन है वो किस तरह उन्होंने पूरे करने हैं। ना इनके पास कोई बस है, अच्छा। ना इनका कोई रूट फंक्शनल है। ये इन्फोर्समेंट इनकी ज्यादा से ज्यादा ये है कि मोटरसाइकिल तो होंगी ना उनके पास है? हाँ, उनकी अपनी जाती गाड़ियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी उनके अफसरान हैं उनको नई गाड़ियां मिल रही हैं। असल में जब आके पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात आ जाती है तो हर बंदा फिर साइन करने से कतराना शुरू हो जाता है। आपने ये 2018 से लेके 2023 तक देखा, बार बार जिक्र हुआ कि जी अफसरान फाइलों पे साइन नहीं करते, फाइलों पे साइन नहीं करते। भैया आपने अपनी गाड़ियों की फाइलों पे साइन तो कर लिए, उस पे तो फौरी तौर पर साइन होता है और फौरी तौर पर गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी भी होती हैं, ऑफिस के बाहर खड़ी भी होती हैं। सालाना आप करोड़ों रुपए का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस बिल के ऊपर साइन हो जाते हैं। जो अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खरीदी जानी है उसके ऊपर आपसे साइन नहीं होते। उसके ऊपर आपके पास बड़ी जस्टिफिकेशन है कि अभी हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बना, अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास नहीं हुआ, पीएनडी ने एतराज लगा दिया है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ नहीं जा सकते। तो आप किस तरफ जा सकते हैं? एक अवाम वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से जब लोग अपनी ये गाड़ियां या बाइक्स इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर मजीद ये मुआशी बोझ पड़ेगा। आप ज़हन ये देखें कि पेट्रोल की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है। 290 रुपये लीटर पेट्रोल है और हर कोई यही चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? किराए एक साइड पे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो इंतज़ामिया को या हुकूमत को होश के नाहू लेने चाहिए कि अवाम को रिलीफ देना है हमने। देखें जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिर्फ मुनीबा ये फ़ायदा नहीं है कि उसमें लोग सफ़र करेंगे, वो आपके शहर के लिए बहुत बेहतर है, आपके शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर है। ये हर दफ़ा जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम शोर मचाते रहते हैं, चीख रहे होते हैं कि लाहौर पहले नंबर पे आ गया, लाहौर पहले नंबर पे आ गया। अगर ये दीगर जो गाड़ियां जो लोग इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं उन गाड़ियों को रोक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाए तो ये पोल्यूशन पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा। कि इस वक्त जहां ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चिंची, रिक्शे ये सारे चल रहे हैं, जो इंडिविजुअल लोग लाहौर की सड़कों पे अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कुल तादाद 57,10,000 है। लाहौर की सड़कों पे रोजाना 57,10,000 गाड़ियां चलती हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए अरबाबे इख्तियार और हुकूमत ये अज्यूम कर ले कि हम इस 57 लाख में से 40 लाख लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ले आए हैं, तो आप देखें कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी बचेगी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। एक बंदे ने सफर करना गाड़ी में, उसका फ्यूल अलग है। अगर एक बस में बचत कितनी है ना, पेट्रोल की बचत देखें आपकी कितनी होगी। आपके मुल्क पे सबसे बड़ा इस वक्त डॉलर की मद में बोझ ही ये फ्यूल का है। हाँ। आपकी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है ये आप इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें मुआशी तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। ये जितनी भी जस्टिफिकेशन दें, आप उस डॉलर को बचाने के लिए इकदाम तो कोई नहीं कर रहे। उसके बाद 12 लाख गाड़ियां, 41,10,000 बाइक्स हैं। 41,10,000 बाइक्स जो लाहौर की सड़कों पे चल रही हैं। अगर आप इनको बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम कर दें तो ये लोग अपनी बाइक्स पे निकले ना। सबसे पहले तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी एज 50 से लेके 70-75 के दरमियान में है, वो खुद प्रेफर करते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, लेकिन क्योंकि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है लिहाजा उनको बाइक निकालनी पड़ती है और खुदा न खासा एक्सीडेंट। हमारे जो माजूर अफराद होते हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वरना उन्हें प्राइवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है और वो कितने रुपए लेते हैं उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और जो हुकूमती ट्रांसपोर्ट है उसका हाल, हम अगर कुछ इनको कहते हैं या तनकीद करते हैं तो किसी जगह पे ये उसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि ये जी जानबदार हो गए हैं, बाइस्ड हैं जी। अच्छा जी, हम तो बाइस्ड नहीं है, ना आप बाइस्ड हैं ना मैं बाइस्ड हूँ, लेकिन कल निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो दौरा मेट्रो और दौरा ऑरेंज ट्रेन है, क्या वो आपकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान नहीं है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल से आपको बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं कि मेट्रो बस के एसी खराब है, मेट्रो बस के स्टेशन पे पीने के लिए पानी की सहूलत नहीं है।
ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसके बारे में ये कहते थे कि ये आलमी मेयार की है, हमने इसके ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम की है। लेकिन कल वज़ीर आला ने बता दिया कि कितने का आपकी उन्होंने भी कल जो मेट्रो बस का जो है वो दौरा किया। हाँ, वज़ीर आला ने जब मेट्रो बस में पहुंचे हैं, जो लोगों के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। हम उनके साथ लोग बता रहे हैं कि सर हम खुद शिकायत कर रहे हैं, एसी चला दें, एसी चला दें, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद 1.62 बिलियन डॉलर से बनने वाला लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, लो जी वज़ीर आला साहब वहां पे गए हैं तो आपकी कारकर्दगी आपके सामने खुल के सामने आ गई, आपको पता चल गया। वो स्टेशन पे गए हैं, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। उन्होंने स्टेशन पे वॉशरूम्स की हालत देखी है, वॉशरूम में पानी मुयस्सर नहीं है, वॉशरूम्स नॉन फंक्शनल हैं, गंदे हैं, स्टेशन के ऊपर गंदगी के ढेर हैं। वो 1.62 बिलियन डॉलर से बनने वाली ऑरेंज ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मशीनरी लगी है वो बंद है, टोकन मशीन नहीं चल रही। जिस मकसद के लिए ये जो सी पैक का हिस्सा बनाया गया कि यहाँ पे लोग रैपिडली सफ़र कर सकें, उनके जो टिकट इजरा के काउंटर है वहाँ पे रश लगा हुआ है और वहाँ पे कार्ड स्वैप करना है वो सिस्टम ख़राब हो चुका है। ट्रेन के अंदर गंदगी है, ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। प्रोजेक्ट्स को आप खुद ही खटारा बना रहे हैं, अगर आप उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको चीज़ करेंगे नहीं तो क्या ही होगा, एट द एंड वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी वो चीज़ें। और भाई यहाँ पे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे जैन, हमने तो आवाम के लिए आवाज़ उठानी ही उठानी है, इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोगों को आगाह करना ही करना है। बहुत से लोग हैं, आपको भी कहते होंगे कि आप वही जैसे कि आप बाइसनेस शो कर रहे हैं, आप हमारी कारकर्दगी नहीं दिखाते हैं, आप अच्छा काम करें, हम आपको शाबाशी देंगे, कोई शक नहीं है। देखें जी, हमारे साथ तो वो अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए किसी भी मीडिया पर्सोनल को बगैर इजाजत ऑरेंज ट्रेन की और मेट्रो बस के स्टेशन पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि कहीं जाके हम बता ना दें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब तो हम नहीं बता रहे, अब तो वज़ीर आला का हाँ विजिट है। उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मौके पे तलब किया, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में इसके एसी ठीक कर दिए जाएं, लेकिन ऐसे बेहिस लोग हैं, ऐसे बेहिस लोग हैं कि अभी तक नहीं ठीक हुए। चले 24 घंटे और दे दें, शायद हो जाए। देखिए जी, हम तो हमारी जितनी भी ये गुफ्तगू है उसका महवर सिर्फ ये है कि ये जो शहर लाहौर है ये खूबसूरत हो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज हो। हम आपको तनकीद का निशाना तनकीद बराए तनकीद नहीं बना रहे, हमारी ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है हाँ कि आप इसको चीजों को बेहतर करें। उसके बाद ये स्पीडो बसेज हैं, स्पीडो बसेस भी जब चलाई गई तो तब उस वक्त इसका बड़ा बोलबाला और चर्चा था कि वाह लाल बसें आ गई हैं, बड़ी खूबसूरत बसें। अभी उनके भी एसी नहीं चल रहे, उनके अंदर भी टोकन वाली मशीनें नहीं चल रही। तो इस वक्त शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई रूट ऑपरेशनल नहीं है। जो मास ट्रांजिट सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। लाहौर में रिक्शा माफिया का कब्जा है, हर रूट के ऊपर रिक्शा चल रहा है जो कि इल्लीगल है। रिक्शा भी चल रहा है, चिंची रिक्शा भी चल रहा है, और वो सबसे अनसेफ ट्रांसपोर्ट है हमारी। बिल्कुल वो खवातीन के हवाले से हो रहे, वो किसी और मतलब मर्द हज़रात भी अगर बैठे हुए हैं, वो किस तरह रिक्शा वो चिंची रिक्शा चला रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे चला रहे होते हैं, पीछे उन्होंने सवारियां बैठाई हुई होती हैं। पूरी दुनिया में ये जो चिंची रिक्शे है ना, इनको एज ए मॉडल खड़ा किया होता है कि लोग इसके साथ आके तस्वीरें बना के बताएं कि वहाँ पे हमने रिक्शा देखा। हमने अनफॉर्चुनेटली इसको अपनी एक लग्जरी सवारी बना लिया। अब ये तो मैंने आपको सारा पब्लिक का मामला बताया कि इसमें पब्लिक किस कदर सफ़र कर रही है। अब इसमें भी इरेगुलरिटीज़ और करप्शन के एलिमेंट मौजूद हैं। आप देखें कि ये जो मेट्रो बस के ऊपर बसेस चल रही हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट है कि 64 बसें चलाएंगे और हर 5 मिनट बाद स्टेशन पे ये बस पहुंचेगी। 44 बसें चल रही हैं, 20 बसें डिपो में बंद खड़ी हैं, उनको चला ही नहीं रहे, सिर्फ इस वजह से कि हमारे जो डीजल का बोझ है वो हम पे मजीद ना बढ़े। अच्छा, उसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं भूल गया कि ये बसें चलाना हुकूमत का काम नहीं है, ये निजी कंपनी को ठेका दिया गया। अब निजी कंपनी जब महीने बाद अपने किलोमीटर के पैसे बनाती है, वो उन्हीं 64 बसों की बनाती है, वो 44 बसों के पैसे नहीं बनाती। 20 बसों को भी गिन लेते हैं। वो 20 बसों को भी गिन लेते हैं। सही भाई, हम तो सरकारी खजाने से कॉन्ट्रैक्टर को 64 बसों का और हर 5 मिनट बाद स्टेशन पर बस पहुंचने के पैसे दे रहे हैं, तो आप हमें ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे? ये कल जो वज़ीर आला साहब बरहम हुए आपके प्रोग्राम की वसातत से, उनके नॉलेज में ये भी पॉइंट लाना चाहता हूँ कि ये जो अंदर एसी बंद है ना, एसी चलने के हम पैसे देते हैं,
हम टैक्स देते हैं उसका। वो जब उनके बिल बनते हैं तो उनको पैसे अदा किए जाते हैं कि हाँ जी आपने ये जो 64 बसें चलाई हैं ये एसी के साथ चलाई हैं, लिहाजा उसके पैसे ये हमसे ले लें। तो जब हमसे उसका चार्ज किया जा रहा है तो वो फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू। जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, हम वो पानी की सहूलत के पैसे दे रहे हैं लेकिन आप हमें सहूलत फराहम नहीं कर रहे। पानी के पैसे दे रहे हैं हम, टॉयलेट्स के पैसे दे रहे हैं हम, हर चीज के पैसे वहां पे दे रहे हैं। इवन दो के सफाई के भी पैसे हम लोग दे रहे हैं वहां पे कि प्लेटफॉर्म पे सफाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे भी हमें वो नजर नहीं आती है। बस ख्वाब खरगोश के जो है ना वो मजे ले रहे हैं सारे, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप किसी से जस्टिफिकेशन पूछ लें कि क्या वो आपको इतने ज़्यादा कागज़ बताएगा कि मैंने समरी कैबिनेट को भी भेजी, मैंने समरी वज़ीर आला को भी भेजी। हमारी तरफ से ये सिर्फ अपने गले से मुसीबत उतारते हैं कि कहीं इंक्वायरी हो या इस मामले की प्रॉबिंग हो तो हम इसमें कहीं हम फंस ना जाए, जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से आ रही होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसेस का मैं तो ख्वाब देखते देखते मेरे ख्याल से मैंने आगे ही नहीं चले जाना है। आएंगी भी कि नहीं आएंगी, मतलब मुझे तो 2 साल हो गए इसके ऊपर भी बात करते हुए। इलेक्ट्रिक बसेस की राह तक रहे हैं हम, आने वाली है नहीं है आने वाली कि उसका हम ख्वाब देखना छोड़ दें? आप ये बताएं आपने आगे कहाँ पे जाना है? अल्लाह ताला के पास ही ना चली जाओ जब तक इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। आमीन, आमीन। और इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और इनको चलना भी चाहिए। अच्छा, अभी कब तक आएंगी? देखें जी, ये तो कहते हैं कि इसी हफ्ते में उसका PC1 अप्रूव हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ ये जो बसों की इंपोर्ट है ये इसका सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन नवंबर 2022 में इसका PC1 पहली दफ़ा अप्रूव हो गया था कि हाँ जी बसें मंगवा लें। उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो गया, कभी कोई हुकूमत आ रही है कभी कोई हुकूमत जा रही है। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी इस कदर शुरू हो गई कि ये बेचारा वफाद आमा का मंसूबा फिर उसी सारी सियासी मुझे तो लगता है कह लें कि फ़नी नोट है, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह सारी जिम्मेदारी पेट्रोल की भी बिजली की भी जिसमें इजाफा होता है IMF में डाल दिया जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने IMF पे डाली। IMF मना कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस नहीं लेंगे। वैसे इसमें IMF का बड़ा किरदार है। अच्छा। आपने एज ए फनी नोट ये बात की, लेकिन IMF का इसमें किरदार है। इसमें इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट करने के लिए IMF की इजाज़त लेना पड़ेगी कि हम ये डॉलर, मुझे लगता है उन्होंने नहीं इजाज़त दी फिर। कुछ नहीं मैं कह सकता इस पे। तो ये है मुनीबा के जो बात है कि इस वक्त शहर को इलेक्ट्रिक बसों की ज़रूरत है, हाइब्रिड बसों की ज़रूरत है, और ऐसे इलेक्ट्रिक बसों की जो कि सोलर एनर्जी पे चार्ज होती हों, ना कि आपको दोबारा ये जो पंप हैं एनर्जी के वो आपको उसके लिए अलग लगाने पड़े। और एक पहले बिजली मौजूद नहीं है, फिर लोगों के पास एक नया लतीफ़ा होगा कि साड़ी बत्ती तो बसां खा जांदियां ने। तो कुछ इस तरह का, क्योंकि सोलर एनर्जी पे जो बसेस हैं बेसिकली ये जो मॉडल है ये चाइना, टर्की और अमेरिका से मॉडल ले रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, तो वहाँ पे सोलर बसेस भी चल रही हैं। तो इनको वो मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि 2 से 3 माह में लाहौर के रूट पे ये बसें चल जाएं। चले, उम्मीद करते हैं, हम भी अच्छी उम्मीद के साथ ही इसी नोट पे ब्रेक लेंगे कि जनाब हमारी भी सुनी जाएगी और आप लोगों की भी सुनी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमें सड़क पर नजर आएगी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपका ना इश्तिहार देखा था फेसबुक पे, तो मुझे वो नुमाइंदगी चाहिए थी आपकी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। पहले आपने कहा किस अदारे में किया? हाँ जी, पहले आपने किस अदारे में किया? मैंने अभी किसी अदारे में नहीं किया हुआ, लेकिन वो आपका वो रंग का आया हुआ था ना कि आप वो फ्री कोर्स करा रहे हैं। लेकिन वो तो आप इधर आके इन हाउस है ना। अच्छा, इन घर में तो जी तो वो अटर्नरशिप होती है ना, वो अटर्नरशिप तो आप इधर ऑफिस में आएंगे तो होगी ना। अच्छा, लेकिन मैं मैथ कॉम की स्टूडेंट हूँ ना। वो ठीक है, क्योंकि जो अगर प्रॉपर आप अपनी जगह पे करेंगे ना। हाँ जी, वो तो आप खुद मुझे रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें तो आप हम फोन पे कितनी हेल्प बंदा कर सकते हैं। तो मुझे इन हाउस आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो लाहौर आपको आना पड़ेगा।
अच्छा, किस जगह आना पड़ेगा और क्या उसके चार्जेस होंगे या फ्री होगा वो भी? नहीं, अटर्नरशिप हम फ्री करवाते हैं। उसमें आपका मतलब ये है कि रैश वगैरह जो भी होगा वो आपका अपना होगा। अच्छा, वो उसमें फ्री होगा, कोई पैसे नहीं होंगे? नहीं, हम लोग कोई फीस नहीं लेते अटर्नरशिप की। तो कहाँ कराएंगे फिर सर ये इंटर्नशिप आप? ऑफिस में। ऑफिस जो मतलब न्यूज एंकर का होता है काम, नहीं, वही हम आपको सिखाएंगे। मतलब कौन से ऑफिस में? क्योंकि मैं भी एंकर ही बनना चाह रही हूँ। जो हमारा रंग न्यूज का ऑफिस है उधर की बात कर रहे हैं, और मतलब कौन सा ऑफिस होगा? अच्छा, रंग न्यूज का ऑफिस। तो मुझे सर इसका एड्रेस बता देंगे, लोकेशन की, अगर मैं आऊँ लाहौर तो मुझे टाइमिंग वगैरह भी आप बता दें। हाँ जी, मैं आई हुई हूँ, मेरी खाला रहती है वहाँ पे। किस जगह पे? हाँ जी, किस जगह पे रहती है? ये मेरी खाला रहती है धर्मपुरा में। अच्छा, ये आपने जनरल हॉस्पिटल देखा चुंगिया मस्जिद? जनरल हॉस्पिटल? हाँ जी, चुंगिया मस्जिद साइड। देखा हुआ नहीं है लेकिन सुना हुआ है। हाँ जी, जनरल हॉस्पिटल से अगला स्टॉप है चुंगिया मस्जिद। अच्छा जी, वहाँ ऑफिस है। वहाँ पे ऑफिस आपका? जी। लेकिन वहाँ पे कैसे पता चलेगा? वहाँ पे मतलब लोकेशन में आ जाएगा या लोगो शोगो होगा वहाँ पे? तो नहीं होगा तो मैं आपको लोकेशन पे सेंड कर दूंगा। आप जब आना होगा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। चले, इसी नंबर पे फिर आप मुझे। जी यही नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे यही नंबर है। सर आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपका सेव कर लूँ नाम? हैदर अली भट्टी। हैदर अली साहब। तो सर आप चलें, ठीक है, मैं फिर आपसे ना राब्ता कर लूँगी जब मैं लाहौर आऊँगी। जी वेलकम। चलें, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये आप लोगों ने एक पिक्चर देखी जिसके ऊपर मेरी पिक्चर लगी हुई है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, जिसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और पूरी कॉन्वर्सेशन जो कल हम लोगों ने की थी वो भी आप लोगों ने मेरी और उस हैदर अली साहब की कॉन्वर्सेशन सुनी है, जिनका उसके ऊपर नंबर था। ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है आजकल, और इसकी तह तक जाना मेरे ख्याल से हम सबका फ़र्ज़ था और मेरा फ़र्ज़ था, बिकॉज़ मेरी पिक्चर यूज़ की जा रही थी। तो कल इस नंबर पर हमने फ़ोन किया और उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है। इन हाउस इंटर्नशिप करवाई जा रही है, बच्चों को लूटा जा रहा है, पैसे इब्तदाई तौर पर ले लिए जाते हैं, उसके बाद इन हाउस बुलाया जाता है और फिर और पैसों की डिमांड की जाती है। तो इसलिए नए से नए तरीके जो है लोगों को लूटने के वो हमारे सामने आ रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी इसकी की जा रही है। और ख़ासतौर पर ये जो पिक्चर आप लोगों ने, ये जो फ्लायर बना हुआ देखा था, ये फेसबुक पर चल रहा था, जो हमारे तक भी पहुंचा, और हमने फिर इसको जानने की कोशिश की कि ये लोग है कौन है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल फिर मैंने इनको कॉल की और जानने की कोशिश की। हैदर अली साहब हैं ये, जिनका नाम है, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। और इसी तरह कितने लोग, आप ये सोचते होंगे कि कितने यंगस्टर्स जिनके पास जॉब नहीं होती, ऑब्वियसली जो मार्केट में नहीं मौजूद होते हैं, उनको बेवकूफ़ बना के, उनको नौकरी का झांसा दे के उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसको किस तरह हम लोगों ने आगे रिपोर्ट कराना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट ज़ैन अली कुरैशी इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर कानून है। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैन, आपने भी ये सुना है, सारा देखा भी है कि किस तरह अब जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स यूज़ करके, मिसयूज़ करके उनको भी जनाब ये फ्रॉड के अंदर लेकर आया जा रहा है। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम ये चीज़ नहीं करें, लेकिन अगर कोई दूर दराज कोई और इलाके में कोई बैठा है तो उसे तो नहीं इल्म होगा कि वो मैं हूँ या नहीं हूँ। तो इस तरह जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, स्कैमिंग हो रही है, इस पर किस तरह आप कहेंगे और किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि एक शख्स है, उसकी तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑब्वियसली वो इसलिए पॉपुलर लोगों की तस्वीर लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस तरफ अट्रैक्ट हों। और फिर ये भी होता है कि उसके साथ ऑथेंटिसिटी भी अटैच हो जाती है। जब आप किसी शख्स को देखते हैं या किसी भी खातून को देखते हैं जो कि एक पॉपुलर एंकर हैं, तो आपको ये लगता है कि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा ऐड आया है तो इन्हीं की तरफ से आया होगा। अब जो शख्स इनको कॉल कर रहे होंगे वो उनको बिल्कुल नहीं ये पता होगा कि एक्चुअली आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें होता ये है कि आमतौर पे चूंकि एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग ऐसे मामलात के अंदर आमतौर पे ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पे वो अपने पैसे बाज़-औक़ात भेज देते हैं, बाज़-औक़ात वो जो है ऑन स्पॉट जाके पैसे दे आते हैं, या बाज़-औक़ात कोई भी तरीक़ेकार उनके साथ अडॉप्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही तरीक़ेकार हो, और भी कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है।
लेकिन इसमें सिर्फ एहतियात इस बात की करनी चाहिए कि जब भी आप कभी कोई ऑनलाइन ऐसी चीज़ देखें तो पहले उस न्यूज़ को वेरीफाई करना सीखें। आप कैसे न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं? जैसे आपकी अगर तस्वीर लगी हुई है तो आपका एक बड़ा पॉपुलर मॉर्निंग शो आता है, उसमें बड़े आसानी से कोई भी शख्स जो है वो ये वेरीफाई करवा सकता है, पूछ सकता है कि क्या कोई कोर्स आपकी तरफ से करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे पास जो हमारे बहुत जो एंकर्स पॉपुलर होते हैं उनके कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स मौजूद होते हैं, आप उनको रीवेरीफाई कर सकते हैं, उनके साथ आप डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये काम आपकी तरफ से करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा। ये दौर अब पुराना हो चुका है कि जब हमें इश्यूज आते थे कि हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो अब ये चीज़ें आसान हो चुकी हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो आम स्टूडेंट है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज बहुत सारे मौजूद हैं, जो एक नया ग्रेजुएट आ रहा है वो आमतौर पे ऐसी चीज़ों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तो फौरी तौर पे बाज़ औक़ात, जैसे अभी आप देखें कि इस कॉल के अंदर भी जो शख्स कॉल कर रहा है, कॉल पे बता रहा है, वो इंटर्नशिप को सही तरीके से बोल नहीं पा रहा। तो यहीं से यही कुछ आइडियाज होते हैं जो कि आपको हो जाते हैं कि ये जो शख्स हमसे गुफ्तगू कर रहा है ये कोई एक्यूरेट बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसके ऊपर हम फौरी तौर पे यकीन कर लें। लेकिन आप रादर देन कि आप उस तरफ जाएं, आप पहले उस चीज को वेरीफाई कर लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी अपनी जॉब एडवर्टाइज करती है तो आप देखें कि उसकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर भी वो जॉब ओपनिंग्स आई होंगी। हाँ। इसी तरीके से अगर कोई चैनल अपने कोई इंटर्नशिप्स के हवाले से बात करता है तो वो वहां पे भी ऐसी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। जहां भी ऐसा काम हो जहां पे आपको कोई शख्स डिसीव कर रहा हो, ऑनलाइन ट्रैप कर रहा हो, जहाँ पे उसकी जो कोशिश है वो किसी तरीके से आपसे रॉन्गफुल गेन हासिल करना है, तो ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन में आ जाता है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। तो इसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करना चाहिए जब भी आपके साथ कोई शख्स इस किस्म का फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज कल जब मेरे सामने आया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। ये तो हमारे सामने आ गया है एक फ्रॉड जो हो रहा है मेरी तस्वीर यूज़ करके, और कितने ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो हमारे सामने नहीं आते हैं लेकिन हो रहे होते हैं, लोगों से पैसे बटोरे जा रहे होते हैं, लोगों की ज़िंदगियां रिस्क में डाली जा रही होती है। और अगर आपके सामने भी ये इस तरह का ऐड आए तो आपने भी इसको रिपोर्ट ज़रूर करना है, ताकि कोई और इससे जो है वो ऐसी कोई चीज़ जो है या उसकी ज़िंदगी या उसकी बाकी चीज़ें ख़राब ना हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, जाके रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पे होता ये है कि हमें आज क्योंकि नॉर्मली जब भी हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही ये चीज़ सोच के बैठ जाते हैं कि जो क्राइम उनके साथ हुआ है शायद वो शख्स ट्रेस ना हो सके। हाँ, ये भी अब है। ये चीज़ जब भी आपके नॉलेज में आए तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें कुछ टेक्निकल गुफ्तगू भी करनी चाहिए, जो कि मेरी कोशिश ये होती है हर इंटरव्यू में कि बात इतनी आसान की जाए कि लोगों तक चली जाए। यहाँ पे मकसद ये होता है कि हर शख्स तक वो मैसेज जाना चाहिए अवेयरनेस का। देखिए, एक टर्म है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन। ओके, इस टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तमाम उन पॉसिबिलिटीज को नैरो डाउन करना किसी भी क्राइम के नतीजे की तरफ जाने के लिए, किसी भी क्राइम के अंदर कौन शख्स इन्वॉल्व हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसका जो फाइनल लॉजिकल रीजनिंग होती है वो आप कंक्लूड करते हो। इस टर्म का बेसिकली मतलब ये है। और इसी टर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डिजिटल फोरेंसिक्स। अब मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसी केस के अंदर एक शख्स ने कॉल की, एक सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया होगा। ये सिम कार्ड हो सकता है कि ये सिम कार्ड फेक हो, सही, लेकिन उसी सिम कार्ड के थ्रू आप IMEI तक पहुंच सकते हैं। उसी IMEI से आप ये जान सकते हैं कि कितनी सिम्स जो हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन में इस्तेमाल हुई, उस मोबाइल फोन की ओनरशिप तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरीके से जो डिजिटल फोरेंसिक्स है उसके अंदर मजीद अगर हम उसको देखते हैं तो आप कि जैसे आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई, उस आइडेंटिटी को किसी एक पर्टिकुलर फेक अकाउंट पे लगाया गया होगा, उस फेक अकाउंट का एक IP एड्रेस होगा। बेसिकली जो मेरा मकसद था वो कहने का वो ये था कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। सही है। लेकिन होता ये है कि आमतौर पे जब किसी शख्स के साथ क्राइम कमिट होता है तो वो पॉसिबिलिटीज को खुद ही एड्रेस करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि अच्छा मैं अगर इसको रिपोर्ट करूंगा तो बहुत सारे और लोग हैं वो इस क्राइम से जो है वो बच सकते हैं। मैंने बीइंग ए लॉयर ये देखा कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मैटर्स थे जो हमने अदालतों में देखे जहां पे हमने देखा अल्टीमेटली किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ट्रेस जो था वो क्रिमिनल छोड़ जाता था।
बाज़-औक़ात नंबर की सूरत में छोड़ जाता था, बाज़-औक़ात उसका आईपी एड्रेस लोकेट हो जाता था, बाज़-औक़ात उसके पास से जो फोन रिकवर होता था उसमें वो तमाम चीजें जो थी वो फोरेंसिक के अंदर आ जाती थी। सही, ठीक है। तो आपने, जब आपको इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो तो आपने खुद इसके रिजल्ट्स को नहीं सोचना कि जैसे अगर फर्ज करें किसी के साथ ऐसा क्राइम हो जाता है, वो ये सोच रहा है कि नहीं इसका रिजल्ट जो है वो ये होगा, पर्टिकुलर रिजल्ट होगा, ये शायद लोग ना पकड़े जाएं। जो आपकी ड्यूटी है वो ये है कि आपने पब्लिक एट लार्ज को भी इससे बचाना है और आपने खुद भी बचना है। सबसे पहला काम यह है कि आप इसको रिपोर्ट करें। अच्छा, लेकिन अब बहुत से जैसे हैं कि हमारे फेक पेजेस बना दिए जाते हैं, अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। इससे पहले भी जिस तरह मैंने एड्रेस किया था और आपसे मदद भी ली थी इस बारे में कि एक फेसबुक पेज पे मेरा फेसबुक पेज बना हुआ था, अकाउंट किसी ने बनाया था और उस पर सारी मेरी पिक्चर, सारी वीडियो वहाँ पे डाली हुई थी और अच्छी खासी वहाँ पे ट्रैफिक मौजूद थी, फॉलोअर्स मौजूद थे और उसको वो किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकता था बाद में, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना कि वो मेरा नहीं है, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने खासतौर पर सीरियस लेना है। उसको हम रिपोर्ट भी करते हैं ज़ैन, 4-5 लोग या 10 लोग भी रिपोर्ट करते हैं, तो वो क्या वो ब्लॉक हो जाता है या उसके बाद भी हमें उसको आगे प्रोसीजर लेके जाना चाहिए? उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि एक तो ठीक है, हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पे ये मना किया गया है कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ। उसके अलावा एक प्रोसीजर मौजूद है जो लॉ में मौजूद है। लॉ में ये प्रोसीजर मौजूद है कि सेक्शन 37 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट क्लियरली टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल कंटेंट, जहां पे आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, जहां पे आप उस अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो हमारे इदारे हैं वो उस लिहाज से करेंगे। और इसी तरीके से जो लॉ के अंदर प्रोविजंस डिफरेंट मौजूद हैं, जहां पे अगर कोई शख्स आपको डिफेम कर रहा है, अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कोई ऐसा कोई इलीगल कंटेंट लगा रहा है, कोई आपको आपका नाम मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लॉ में तमाम जो है वो रेलिवेंट जो है वो हमारे पास लॉज मौजूद हैं जहां पे उन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। लेकिन होना ये चाहिए कि जब कभी आपके नॉलेज में ऐसी चीज आ जाए, हमारा एक, मैं समझता हूं कि एक मकसद ये होता है कि कोई भी शख्स जिसके साथ ऐसा हो रहा हो उसको करना ये चाहिए कि सबसे पहले उस एविडेंस को सेव कर ले। होता ही है कि नॉर्मली जब कभी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं तो आप कहते हो कि अच्छा इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई ऐसी कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है, कोई बाज़ औक़ात ऐसी कोई चीजें लगानी स्टार्ट कर दी जाती हैं जो कि आपके नॉलेज में बाद में जब आती हैं तो हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो और जो मैसेज एड्रेस हो चुका हो वो बहुत ज्यादा मैसिव ऑडियंस के अंदर हो चुका हो। और बाज़ औक़ात ये होता है इससे आपकी अपनी ऑडियंस भी इफेक्ट होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक फेक न्यूज स्प्रेड कर दी जाती है आपके नाम से और स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट आईडीज पे लगाए जा रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए, खुद भी रिपोर्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया जो उन कंपनीज को भी करना चाहिए, बट उसका जो लीगल रास्ता है उसको ऑप्ट करना चाहिए। और ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे क्राइम्स के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है, तो फौरी तौर पे जो भी आपका मुतलका साइबर क्राइम सर्कल आपके इलाके में मौजूद है आप वहां पे फौरी जाके उस क्राइम को रिपोर्ट कराएं और यकीन मानें कि वो आपकी मदद भी करेंगे। बिकॉज मैं भी वहीं पर गई थी और जाके रिपोर्ट कराया था और उन्होंने विद इन अ वीक और 1 मंथ लग जाएगा मेरे ख्याल से और वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो हल हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये कि क्यों इतना ज़्यादा ये ऑनलाइन स्कैमिंग और ये हर कोई ही इस चीज़ में फंसता जा रहा है, क्यों इतना बढ़ता जा रहा है ये स्कैमिंग? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगी, हाँ, और आपको पता है टेक्नोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें एडवांसमेंट आएगी तो ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो फ्रॉडस्टर है, जो क्राइम करने वाला है, उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम कोई भी नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाते हैं तो हमें नजर आता है कि लोग क्या करते थे, वो सड़क के ऊपर गन पॉइंट के ऊपर लोगों को लूट रहे होते थे। सही। और उसमें क्या होता था कि अगर कोई शख्स मौके पे उनको पकड़ लेता था, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती थी, कोई शख्स देख लेता था। अब जो आज के दौर में ये जो इस किस्म के जो मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ पैसे उनके निकाले जा रहे हैं, एक शख्स है वो घर बैठा हुआ है, वो एक अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है और उस इंटरनेट के थ्रू वो आराम से घर बैठ के लोगों के साथ फ्रॉड कमिट कर रहा है, उन शख्स से पैसे मंगवा रहा है, किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा रहा है, फिर किसी तीसरे अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है।
तो वो जो एक टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई उसका फ्रॉडस्टर्स ने फायदा उठाया इस तरीके से कि लोगों को नए तरीके से ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने अगर इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी को जाने, इसकी नो हाउ हो हमें कि हमने किस तरह अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है या ऑनलाइन यूजेज के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना है तो इस हवाले से भी आपको अवेयरनेस होना बेहद ज़रूरी है और हम भी अपना इनपुट देते रहते हैं। ज़ैन अली कुरैशी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।